दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और बजट पेश किया इस उम्मीद से कि हिंदुस्तान को हम 2047 में एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। इसका मतलब यह है कि हमें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। आज जो मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत में विदेशी निवेश आएगा। क्या हिंदुस्तान का निवेशक भारत में निवेश करेगा या बाहर जाके निवेश करेगा? क्योंकि जब तक निवेश नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हमारे यहाँ पे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, ना हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज बिल्ड होंगी, ना हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर ये सब नहीं होगा तो जो देश है उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स जो बनता है वो आपकी जो आमदनी होती है उसी पे बनता है। तो जब आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? इन सब बातों को समझने के लिए आज की जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है। मैं जो आपके सामने यहाँ चार्ट दिखा रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये भारत के इकोनॉमिक सर्वे का चार्ट है। और आप इस बात को समझिएगा कि भारत का इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लाना है तो उनको लगना चाहिए कि भारत में फायदा होगा। का फायदा कैसे होता है? फायदा ये होता है दोस्तों कि अगर मैं फैक्ट्री लगाता हूं, उसमें मैं आमदनी करता हूं, वहां से मेरे को मुनाफा होता है। मान लीजिए कि मुझे 10% मुनाफा हुआ। मुनाफे में दो चीजें होती हैं। एक तो जो मैंने मेहनत करी, प्रोडक्ट बनाया, उसमें मेरा मार्जिन। दूसरा, कभी कभी वो मुनाफा महंगाई के कारण भी बढ़ जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, इसलिए मेरे को दाम बढ़ाने पड़े और उस कारण से मेरी आमदनी बढ़ गई। लेकिन एक्चुअली आमदनी नहीं थी, वो महंगाई के कारण आमदनी थी। इसका मतलब ये है कि जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसमें महंगाई का अंश होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा मुझे अपनी लेबर को पैसा देना पड़ेगा, उतने ही मेरे बाकी खर्चे बढ़ जाएंगे। तो महंगाई के कारण मेरी आमदनी पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर मैं व्यापारी हूं, मान लीजिए मेरे पास 10% का मार्जिन है, तो उसमें रियल प्रॉफिट कितना हुआ? और अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 2% का इन्फ्लेशन है, तो 10 में से 2 घटा दीजिए, मेरे जो रियल इनकम है वो हो गई 8%। यही कारण है कि अगर मान लीजिए मेरे पास महंगाई की दर 6% है और मेरी आमदनी है 10%, तो मेरी आमदनी एक्चुअल जो इनकम हुई वो ही 4%। इस डिफरेंस को हमें समझना होगा। इन चार्ट से जो इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में 1.8 और 1.9 ये दो इन्फ्लेशन के चार्ट दिखाए गए हैं। हमें पहले इसको समझना होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में। भारत सरकार जो सोच रही है कि हमें यहाँ निवेश मिलेगा, हम यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं भारत मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा, चाइना को हम कॉम्पीट करने वाले हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका विल बी मैन्युफैक्चरिंग हब। ये सब तरह की बातें हो रही। इस स्थिति के अंदर क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा? क्या भारत में निवेश आएगा? आज चर्चा का मुद्दा ये रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ भारत सरकार की जो इकोनॉमिक सर्वे वो बोलता है कि ये हमारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। और ये चार्ट है इन्फ्लेशन इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज कौन सी? भारत जैसी इकोनॉमी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये इन्फ्लेशन का चार्ट है, 0, और उसके बाद फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12। कोविड के टाइम पे सितंबर के आसपास जब हम बोल रहे हैं कि अमेरिका में बहुत महंगाई हो गई, बिल्कुल हुई थी। वहां महंगाई पहुंच गई थी 11-12%। अमेरिका, अगर आप चार्ट देखें, यूके में महंगाई थी 12%, यूरोपियन यूनियन में ऑन एन एवरेज महंगाई थी, अगर आप यहां देखें चार्ट को, तो ये थी भी करीब 11, 11.5, 12%। यूएस में जो महंगाई पहुंची थी वो 9%, यूएस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और जापान में अगर हम देखें तो वहां महंगाई पहुंची थी 4%, जबकि वहां पे डिफ्लेशन की हम बात करते हैं ऑलमोस्ट 0 के आसपास रहता है। ऐसी स्थिति में जहां पे महंगाई दर 2-3% रहे, वहां सीधा 8-9-10 पहुंच जाए तो हंगामा मचना वाजिब था, और वहां पे हुआ। कोविड के बाद उन देशों ने जो कार्रवाइयां करी,
जब वहां इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आई तो अब महंगाई दर कहाँ है। अब आप देखिए दिसंबर 24, मतलब एक महीना पहले, नीली वाली लाइन जो है वो है यूएस की, वहां पे इकोनॉमी है करीब, इन्फ्लेशन जो है वो 3%। इसके अलावा जो वहां पे यूके की इन्फ्लेशन है वो अमेरिका से कम है, जापान है वो भी 3% के आसपास, और यूरोप की और कम है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। इसका मतलब ये है कि जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे जो महंगाई दर है 2 से 3% के आसपास है। अब सवाल इस बात का है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं, ट्रंप साहब, कि नहीं आप अमेरिका में आइए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको प्रॉफिटेबल मार्केट देंगे, मान लीजिए वहां प्रॉफिट 10% है और 3% इन्फ्लेशन है, तो नेट प्रॉफिट तो 7% होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी या इमर्जिंग इकोनॉमी की, जहां भारत का नंबर आता है। भारत को अगर आप देखें, कंपैरिजन किससे हुआ है, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, हमारी इन्फ्लेशन दर सबसे ज्यादा है। कोविड के समय हम कंट्रोल में थे, अगर हम यहां देखें तो हमारी जो इन्फ्लेशन दर थी कोविड के टाइम पे भी वो करीब 8% से कम थी। इसीलिए हम कहते हैं कोविड में हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छा संभाला। इसकी तारीफ सरकार की हमें करनी चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्री नहीं कर पाए, हम लोगों ने मैनेज किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज रही उसको समझना होगा कि आज की स्थिति के अंदर कोविड के समय हम करीब 8% के आसपास थे, आज जब कोविड नहीं है हम 6% के आसपास हैं, हम सिर्फ 2% कम कर पाए। इसका मतलब हमारे यहाँ जो मनी फ्लो था उस समय, हमने जो फ्री सब्सिडीज नहीं दी, दुनिया की जेब में पैसा नहीं डाला, टैक्स पेयर का पैसा बांटा नहीं, जो फ्री बीज का कॉन्सेप्ट था, जब डेवलप्ड इकोनॉमीज ने फ्री बीज का मॉडल अपनाया तो महंगाई बढ़ी। हमने फ्री बीज का मॉडल नहीं अपनाया था, इसलिए हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल में रही। ये बात अलग है कि अब हम सब कुछ फ्री बीज की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के कारण, लेकिन अब आप यहां समझिए कि स्थिति क्या है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में इस समय जो इन्फ्लेशन है, चाइना में जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर चाइना जाता है और उसका 10% प्रॉफिट है, तो वहां पे अगर इन्फ्लेशन जीरो है तो वर्चुअली 10% पूरा उसकी जेब में आएगा। वही इन्वेस्टर अगर भारत आएगा और उसके बिजनेस में उसको 10% का प्रॉफिट है, तो भारत में जो इन्फ्लेशन है वो 5.5-6% के आसपास है, मतलब उसका प्रॉफिट हो जाएगा 4%। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, क्या भारत में कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करना चाहेगा? क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ये बात अलग है कि चाइना की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, लेबर फोर्स ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, कानून ज्यादा सिंप्लीफाइड है, वो अलग बेनिफिट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, विदेशी निवेश भारत में होगा, क्या कोई भी कंपनी चाइना को छोड़ के भारत आएगी? क्या आप आते? सवाल आज इस बात का है। तो हमें यह समझना होगा कि जब तक हम अपने यहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे यहां पे इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। अब अगर यहां महंगाई है और मेरे पास 4% ही अगर प्रॉफिट बचता है, तो मैं कहां आरएनडी में इन्वेस्ट करूंगा? इसीलिए भारत में क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ब्याज दरें ज्यादा हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो जो मैं ब्याज पे लोन लेता हूं मुझे ज्यादा देना पड़ता है, मेरी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर दोस्तों ऐसी जगह ढूंढना चाहेगा जहां पे महंगाई दर कम हो। अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो सबसे पहले भारत सरकार का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, आम जनता को महंगाई से राहत देने के अलावा भी महंगाई इसलिए कम करनी है, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से नहीं कि देश में महंगाई होगी, सब्जी महंगी होगी, बात वो नहीं है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करनी है, आरबीआई बार बार क्या बोलता है, क्योंकि अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम महंगाई कम नहीं कर सकते, मतलब जो ब्याज की दरें हैं वो कम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ब्याज की दरें कम नहीं होंगी, हमारे यहाँ जो नेट प्रॉफिट है कॉर्पोरेट्स के लिए वो नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए मैं चाइना से निकल के जाना भी चाहूंगा तो मैं देखूंगा कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा है जहां मैं इन्वेस्ट करूं, तो मेरे पास दूसरा नंबर आता है इंडोनेशिया, जो चाइना के बिल्कुल सामने है, काफी बड़ी इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एक तरह अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है।
वो चाइना से निकल के इंडोनेशिया नहीं जाएगा, वो भारत क्यों आएगा? मैं इंडोनेशिया में बना के भारत को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे चाइना से हो रहा है। अगर इंडोनेशिया मुझे पसंद नहीं है तो मेरे पास दूसरा डेस्टिनेशन है मैक्सिको, तो मैं मैक्सिको जा सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि जो मेरे पास 3-4 कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी से मैं कॉम्पीट कर पाऊंगा या नहीं? मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है कि मेरे यहाँ पॉपुलेशन है, तो मैं इन्वेस्ट हिंदुस्तान में करूंगा। लेकिन बाकी जब डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी की बात आती है तो मेरा कंपटीशन इन 4 बड़े महारथियों से है। सवाल अब इस बात का है कि क्या भारत सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगी? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो अब रास्ता क्या है, समस्या का समाधान क्या है? अब हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं। समस्या क्यों है और हमारा कंपटीशन किन से है, वो मैंने आपके सामने भारत सरकार के आंकड़ों से ही आपको बता दिया। नहीं तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, भारत बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल अच्छा कर रहा है, लेकिन स्थिति ये है जो हमारे सामने है। सवाल अब इस बात का है कि कंट्रोल कैसे हो। उसके दो ही तरीके हैं। एक तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या मैन पावर की है या फैक्ट्रीज की है, हमें ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी होगी कि हमारे यहाँ पे 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है और बाकी देशों में कितना होता है। उसके जस्टिफिकेशन बहुत हो सकते हैं कि हमारे यहाँ छोटा किसान है, छोटा ये है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हम 50 बहाने दे सकते हैं, हम 50 कारण दे सकते हैं। सवाल एक ही है, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड क्लास है? मैं एज ए व्यापारी, एज ए इन्वेस्टर तो यही देखूंगा ना, मुझे आपकी कंट्री में आके कमाना है। मैं आपके कंट्री में आके आपकी कहानियां नहीं सुनना चाहता। इस बात को आपको समझना होगा। तो सवाल इस बात का है कि क्या मैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी दे सकता हूं? अगर मैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब मेरा जो रॉ मटेरियल है और जो मेरा मैन पावर है, उससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में ज्यादा हो जाएगी। जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में ज्यादा हो जाएगी तो मैं किसको बेचूंगा? भारत में पर कैपिटा इनकम कम है, परचेजिंग पावर कम है, नंबर ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, तो जो लो मार्जिन प्रोडक्ट है वो मेरे बिक जाएंगे, लेकिन हाई मार्जिन प्रोडक्ट के लिए मुझे दुनिया ढूंढनी पड़ेगी। और मैं ऐसी जगह में आके क्यों इन्वेस्ट करूं जहां में मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है, और उस सब के बाद भी अगर जो मैंने मुनाफा कमाया उसका नेट गेन भी मेरे को कम मिलता है, और उसके बाद उस पर मेरा टैक्स भी लगता है। ये सब बातें एक जो विदेशी निवेशक है सोचता है। तो दोस्तों, ये बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब तक हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, मैं नहीं कहता चाइना की तरफ जीरो कर लेंगे, लेकिन अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह 3 या 4% भी अगर हम कर लें, अगर अमेरिका मेक इन अमेरिका को लेके प्रमोट कर रहा है और वहां पे आज इन्फ्लेशन 3% के आसपास है, अगर हम 4 भी कर लें तो मुझे लगता है ये एक सहूलियत होगी। क्या हम कर पाएंगे? क्या हमारे यहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा पाएंगे? क्या हमारे यहाँ पे हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या इंस्पेक्टर राज को हम कम कर पाएंगे? क्या हम जो रिसर्च पे पैसा लगाते हैं, भारत सरकार के इस बजट में करीब 50,000 करोड़ रुपए रिसर्च पे हम लगा रहे हैं, क्या वो रिसर्च हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे पाएंगे? आज मुद्दा इस बात का है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई कंट्रोल। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपके पास भी सुझाव होंगे कि भारत महंगाई पे कैसे काबू पा सकता है। आप अलग अलग क्षेत्रों में काम करते होंगे, आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में डालिए। हो सकता है कि सरकार के कुछ नुमाइंदे, कुछ अधिकारी शायद गलती से आपके विचारों को अपना लें और देश का भला हो जाए, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिख रहा है वहां पे प्रॉब्लम यह है कि हम इन्फ्लेशन कम नहीं कर पा रहे। कई कारण हैं, सिस्टमिक कारण हैं, पॉलिटिकल कारण हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं। कुल मिला के अगर हमने ये नहीं किया तो नुकसान देश का ही। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोजगार नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार को अगर अपना आमदनी बढ़ानी है और देश में रोजगार पैदा करना है तो हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन को कम करना होगा, ताकि हाँ इन्वेस्टमेंट्स आए। जो भी आपके विचार हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। एक एक करके हम सारी चीजें इकोनॉमिक्स और बजट से रिलेटेड
ऐसे सीरीज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर भारत का आम नागरिक इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेगा, सिर्फ पॉलिटिक्स में उलझा रहेगा, तो हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। हम सब कुछ कर लेंगे, देश चलेगा, दाल रोटी सबको मिलेगी, लेकिन जो सपना है भारत को विकसित देश बनाना, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान है। उम्मीद है दोस्तों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।